Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is 24th day of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC. And in today's session, we will be discussing MCQ on Indian polity and constitution. So, let's start our session. Question number 1. It says, which of the following constitutional offices are matched correctly with the article which establishes them? Number 1, Comptroller and Auditor General of India, Article 148. Number 2, Goods and Service Tax Council, Article 278A. Number 3, Finance Commission, Article 280. And number 4, Union and State Public Service Commission, Article 316. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दिए गए हैं और उनके सामने जो आर्टिकल दिए गए हैं वो सही है या नहीं कि वो उन ऑफिस को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो पहला जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर्टिकल 148, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 148 जो है CAG को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 278A नहीं बल्कि आर्टिकल 279A जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है फिनांस कमीशन, आर्टिकल 280, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 280 जो है वो बोलता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल पे एक फिनांस कमीशन को गठित करें। और जो हमारा चौथा है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन, संघ और स्टेट, राज्य का, ये गलत है। 316 उसको नहीं इस्टेब्लिश करता है बल्कि आर्टिकल 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, जो कि ऑप्शन ए है, 1 और 2 ओनली। ठीक है, देखिए आर्टिकल से हमेशा BPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा आप आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए जब भी कुछ आप पढ़िए तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स विद द आइटम्स दे कंटेन। ठीक है, एक तरफ शेड्यूल दिया हुआ है, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। दूसरी तरफ आइटम्स दिया हुआ है, नंबर 1 सैलरीज एंड अलाउंसेस, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्केड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, नंबर 4 ओथ्स और अफर्मेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संविधान में 12 शेड्यूल हैं, तो यहाँ 4 शेड्यूल दिए हुए हैं और उनमें आइटम्स कंटेंट दिया हुआ है। आपको जो है करेक्टली मैच करना है कि किस शेड्यूल में कौन सा आइटम्स है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आइटम्स को मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आंसर को। तो जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, देखिए टोटल ऑल टोटल बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि आप जानते हैं 12 शेड्यूल है। ठीक है, और हर शेड्यूल में अलग अलग चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो जो हमारा दूसरा शेड्यूल है उसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस दिया गया है इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस का, जितने भी इम्पॉर्टेंट हो, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, तो इन सब का जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन है, जैसे कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे उनका, फिर जो MP चुन के आते हैं उनका ओथ्स एंड अफर्मेशन, फिर जो मिनिस्टर बनते हैं उनका ओथ्स एंड अफर्मेशन, मतलब सारे का ओथ्स एंड अफर्मेशन, जो चीफ जस्टिस, जो जज बनते हैं, CAG बनते हैं, उनका ओथ्स जो वो लेते हैं ऑफिस ग्रहण करने से पहले, वो थर्ड स्केड्यूल में मेंशन है। ठीक है, फिफ्थ स्केड्यूल की अगर बात करें तो वो हमारा हो जाए, नहीं ये 3 नहीं होगा, B का हमारा हो जाएगा 4, ओथ्स 4 में दिया हुआ है। फिफ्थ स्केड्यूल अगर आप देखेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़। ठीक है, दो तरह के ट्राइबल जो हमारे जो जिस क्षेत्र में कंसंट्रेटेड है उनको 2 एरियाज़ में बांटा गया, एक ट्राइबल एरियाज़ और एक शेड्यूल एरियाज़। जहाँ पे थोड़े ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, कंसंट्रेशन जिनका ज़्यादा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, तो उधर के एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ बोला गया, और जहाँ पे कंसंट्रेशन छोटे छोटे पॉकेट्स में है राज्य में, तो उधर के एरियाज़ को शेड्यूल एरियाज़ बनाया गया। तो फिफ्थ स्केड्यूल जो है हमारा वो शेड्यूल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन पे है। ठीक है, तो C का जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा।
और 6th स्केड्यूल जो है हमारा वो ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो डी का हमारा 3 हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, which of the following cases are related to the directive principles of state policy? Number 1, A.K. Gopalan versus State of Madras 1950. Number 2, Champakam Dorai Rajan versus State of Madras 1951. And number 3, Maneka Gandhi versus Union of India 1978. And number 4, Minerva Mills versus Union of India case 1980. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों केस में से कौन कौन से केस जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। तो आप अब जल्दी से वीडियो को अपना पॉज कीजिए और ये बताइए कि कौन कौन से केस जो हैं डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अगर आप पहला ऑप्शन बोले A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, तो ये केस हमारा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। ये केस बेसिकली एक मतलब अनलॉफुल डिटेंशन से रिलेटेड था। तो ये फंडामेंटल आर्टिकल 21 बेसिकली आर्ग्यू किया गया था। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 जो है चंपकम दोराई रंजन केस, इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो दो नंबर वो है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा केस है हमारा मनेका गांधी केस 1978 का, ये इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 21 को लेके और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 के रिलेशन को लेके। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा, ये डीपीएसपी पे नहीं है। और मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, इसमें ये बोला गया कि हाँ नहीं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में दोनों के बीच में एक बैलेंस है जिसको मेंटेन करना है। तो ये हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड केस है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो ऑप्शन 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर 500 and 40 रिस्पेक्टिवली, 40 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171, मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 2 लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है, जो 2 लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है स्टेट के, उनके स्ट्रेंथ के बारे में है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि आर्टिकल 170 में जो है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के बारे में बात कही गई है। तो अगर आप आर्टिकल 170 देखोगे तो वहाँ पे बोला गया है कि जो मैक्सिमम साइज़ है असेंबली का वो 500 होगा। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मिनिमम साइज़ जो है वो 40 नहीं होगा, वो बल्कि 60 होगा। ठीक है, मिनिमम जो है वो 60 बोला गया है, तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 170, अब देखो एक और बात बता दूं कि ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस है मिनिमम में। जैसे आप अगर गोवा में देखोगे तो वहाँ 40 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, सिक्किम में देखोगे तो वहाँ पे 32 सीट्स है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है, लेकिन आर्टिकल 170 में जो दिया गया है वो है मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। उसी तरह अगर जो आर्टिकल 171 है वो बहुत, जैसे सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन जिन स्टेट्स में, जैसे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया गया है कि जो साइज़ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और मिनिमम जो है उसमें 40 मेंबर्स होगा। ठीक है, 40 मिनिमम होगा यहाँ पे, ना कि
30, ठीक है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टेटमेंट डी होगा, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे दूँ तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रेंथ कितना है 243, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बिहार का उसका स्ट्रेंथ कितना है 75 मेंबर्स का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि जो राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग जो है, स्टेट लोक सेवा आयोग, उसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनकरेक्ट बोला गया है। ऑप्शन ए, चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऑप्शन बी, मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और until she or he attains the age of 62 years, whichever is earlier. Option C, on the expiration of his or her term of office, a member becomes ineligible for reappointment. And option D, chairman and the member may be removed from the office by the governor, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए जो है कि चेयरमैन और मेंबर जो है उसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन उसके चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो स्टेटमेंट बी है कि जो उनका टर्म ऑफ ऑफिस है मेंबर्स का, वो या तो मैक्सिमम 6 साल है या फिर 62 ईयर्स है, जो भी अर्लियर, जो भी पहले होगा। अगर 6 साल पहले पूरा हो जाता है तो ओवर हो जाएगा, या मान लो 5 ही साल सर्विस हुआ लेकिन एज 62 ईयर हो गया मेंबर का, तो वो फिर उनका टर्म ओवर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और अगर बात करें स्टेटमेंट सी की कि हाँ, अगर एक बार टर्म ऑफ ऑफिस कंप्लीट कर लेता है कोई मेंबर तो उस ऑफिस में वो दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट सी भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो नेचुरली डी जो है वो गलत होगा और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द गवर्नर। देखिए यहाँ एक कैविएट है, आपको लगेगा कि अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं तो रिमूव भी गवर्नर ही करेंगे, लेकिन नहीं, चेयरमैन और मेंबर को ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है और इनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। गवर्नर, राज्यपाल मैक्सिमम उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस पे सेशन। ये थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, और ये थोड़ा सा पैटर्न अलग टाइप का मैंने पूछा है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।